केंद्र बनाकर विचार नहीं करना चाहिए। नहीं, मैं आपकी बात से पूरी तरह से अपने आप को जोड़ता हूं, संबद्ध करता हूं कि आप देश में जो भी करप्शन है, देश में जो भी ऐसी चीज है जो देश के लिए सही नहीं है, उसके खिलाफ अगर आप आते हैं तो सरकार भाजपा की हो, सरकार कांग्रेस की हो, सरकार तीसरे चौथे पांचवें 10वें मोर्चे की हो, मेरे पास आपके विचारों का स्वागत है, बिल्कुल स्वागत है। लेकिन फिर आपको अपना पाला साफ करना चाहिए। और हम लार्जर कैनवास पर ही चर्चा करने के लिए बैठे हैं। बाबा रामदेव का जिक्र बार बार इसलिए आ रहा है कि इस लार्जर कैनवास में जो सबसे पहली कड़ी है वो बाबा रामदेव के तौर पर सामने आई है। भाई लाल नकवी। जी हाँ, देखिए जो बात अभी इन्होंने गोविंद जी ने कही है, ये बहुत बहुत जायज बात कही है, क्योंकि हमको इस बात के ऊपर बिल्कुल बहस करनी चाहिए कि धर्म का और धन का इसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं से हम देखते हैं कि राजनीतिक दल जो है वो धर्म का दुरुपयोग जो जितना कर सकता है वो उतना करता है, और उसी तरह से वो धन का भी दुरुपयोग करते हैं। और इसमें कांग्रेस के नेता भी रूप से, और इसमें उस वक्त के केंद्रीय कानून मंत्री भाई सलमान खुर्शीद भी हैं, जो कानून मंत्री हैं, जो कानून मंत्री थे उस वक्त। सुनिए, मैंने नाम इसलिए लिया, केवल सलमान भाई का नाम इसलिए लिया, मुझे बाकी 20 नाम और पता है कांग्रेस और भाजपा दोनों के। जी, लेकिन सलमान खुर्शीद का नाम मैंने सिर्फ इसलिए लिया कि वो उस वक्त देश के कानून मंत्री हुआ करते थे। जी। और उन्होंने अपनी धर्म पत्नी माननीय लुईस खुर्शीद साहिबा के चुनाव प्रचार के वक्त जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया, वो भी चुनाव आचार संहिता के हिसाब से उसका उल्लंघन था, और वो कतई वो पूरी तरह से अनैतिक था, वो गैर जरूरी था। और देश का जब कानून मंत्री ऐसी बातें मुखरित करता है ये इन प्रकार चुनाव जीतने के लिए, तब ऐसी बातें आती हैं कि हम मजहब को अतिवाद बनाकर जनता के वोटों की चाशनी चाटना चाहते हैं क्या? भाई लाल नकवी, ये सवाल तब पैदा होता है। जी देखिए जहां तक कि धर्म का सवाल उठता है, तो देखिए यहां के पर अलग अलग वर्ग के लोगों को आप अपनी तरफ लाने के लिए अगर उनको किसी प्रकार का कोई ऐसे सहूलियत देते हैं जिसकी कि वो बहुत अरसे से मांग करते रहे हैं, सहूलियत और गैर कानूनी प्रलोभन नहीं कह सकते। सहूलियत और गैर कानूनी सहूलियत और गैर कानूनी प्रलोभन में अंतर है। सलमान खुर्शीद कानून मंत्री होकर क्या ये नहीं जानते कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं हो सकता? मुसलमानों को 18% आरक्षण कहां से दे देंगे सलमान खुर्शीद? अपने घर तक लेकर आएंगे क्या बोरा भरकर? सवाल नियत पर है। अब देखिए यहां के पर यहीं के पर हम कह रहे हैं कि यहीं पर समाजवादी पार्टी ने भी 18% रिजर्वेशन की बात कही है। मैं समाजवादी पार्टी को क्लीन चिट नहीं दे रहा हूं भाई लाल नकवी, मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर नहीं बैठा हूं, मैं समाजवादी पार्टी को क्लीन चिट नहीं दे रहा हूं, क्योंकि समाजवादी पार्टी से कोई भी व्यक्ति अभी तक आया नहीं है चर्चा में शामिल होने के लिए, इसलिए मैंने उसका जिक्र नहीं किया। आप तो हमारे चैनल में लगातार आते हैं, आप तो हमारा चैनल 8 से 9 लगातार देखते हैं, आपको ये पता है कि किस तरह से पूरे प्रदेश में और राजनीतिक हलकों में सरकार की तरफ से समाचार प्लस को सख्त नापसंद किया जाता है। क्यों? क्योंकि हम सरकारी खामियां उजागर करते हैं। अतुल साहब, मैं यहां पर समाजवादी पार्टी, मैं देश के कानून मंत्री की मंशा पर सवाल उठा रहा हूं केवल। उसी पर हम आपको कह रहे हैं कि यहां पर थोड़ा सा बात अलग है। हाँ। अगर हम रिजर्वेशन की बात यहां के ऊपर चुनाव संहिता लागू होने से पहले कह रहे हैं, हाँ। तो निश्चित रूप से हम चुनाव संहिता के अंतर्गत नहीं आते। नहीं, लेकिन सही नहीं है, आपके तथ्य सही नहीं। आपने हमको याद है सलमान खुर्शीद साहब ने जब सलमान खुर्शीद साहब ने जब ऐलान किया तब बाकायदा चुनाव आचार संहिता लगी थी, और मतदान के केवल जुम्मा 4 से 6 रोज बाकी थे। 22 दिसंबर 2011 को यह अनाउंस किया गया है, और तब तक जो है यहां पर किसी भी प्रकार ना, ये तो आप पहली बार तारीख बता रहे हैं। उन्होंने तो फरवरी तक में इसका अनाउंसमेंट किया है। नहीं, अनाउंसमेंट जो है 22 दिसंबर 2011 को किया है। और पिछली बार जिन सभा में जाते थे, फर्रुखाबाद में, कायमगंज में, आसपास के इलाकों में, वो हर जगह ये कहते थे। आप अतुल साहब हमारी बात सुने, उसको उन्होंने प्रचारित किया है, जिसके ऊपर चुनाव आयोग ने यह आपत्ति लगाई थी कि केंद्र मंत्री होने के नाते, क्योंकि वो ये बात कह रहे इसलिए गलत थी। वहां कहीं पर भी ये बात नहीं गलत थी कि उन्होंने जो मुस्लिम लोगों को जो रिजर्वेशन दिया था उसके ऊपर कोई आपत्ति नहीं थी। आपत्ति ये थी कि वो केंद्र के मंत्री होने के नाते नहीं। उन्होंने उसका प्रचार किया था। अरे भाई, आप आरक्षण दीजिएगा था, उसकी टाइमिंग को लेकर भी आपत्ति थी। चुनाव प्रचार के बीच में जिस तरह से कहा, आपत्ति तो उस पर थी। आपत्ति इस बात पे थी कि देखिए उन्होंने कहा तब आपत्ति हुई, और इसी प्रकार से जब श्री प्रकाश जायसवाल साहब ने कहा तब भी आपत्ति की गई थी, क्योंकि वो केंद्रीय मंत्री थे।
इसके अलावा हम अगर किसी को भी आरक्षण उससे पहले दे रहे हैं तो निश्चित रूप से आचार संहिता तब तक लगी नहीं थी। और जब आचार संहिता नहीं लगी उससे पहले अगर कोई भी नीति घोषित की जाती है हिलाल नकवी, तो आप आचार पढ़े संहिता लिखे नहीं आता। भाई हिलाल नकवी, आप तो बहुत पढ़े लिखे सुलझे हुए इंसान हैं, और मैं तो आपकी बातों से कई बार सबक लेता हूं, सीख के जाता हूं। और जहां तक मैं आपको जानता हूं, वो आपको जानता हूं कि आप पार्टी लाइन से ऊपर उठ के विचार करके और अपनी राय जताने में भरोसा करते हैं। अतुल साहब, यहाँ पे हम सिर्फ आपको तथ्य बता रहे हैं, नहीं, यहाँ पे पार्टी लाइन की कोई बात नहीं है। 50% से ऊपर आरक्षण हो सकता है क्या? इस देश के कानून में सुप्रीम कोर्ट ने जो रूलिंग दी उसके ऊपर आरक्षण हो सकता है क्या? 18% सलमान खुर्शीद या मुलायम सिंह यादव वो कहां से लेकर आते? 18% चीज हो ही नहीं सकती, जो चीज सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग और नियम कायदे संविधान के मुताबिक है ही नहीं। हमारे आपके बीच में तथ्य का फर्क है। जो 18% दिया है वो विद इन कोटा दिया था, 50% के ऊपर नहीं जा रहा था। अतुल साहब, आप एक मतलब फिर से इसके ऊपर गौर करें। कोटा विद इन द कोटा अगर आप देते तो आप समाज में खाई और बांटते। 50% के ऊपर नहीं, कोटा विद इन द कोटा देने की अगर आप बात करते तो समाज में क्या खाई और समाज में जो दरार वो और न बढ़ती। जिनको अभी कोटा मिल रहा है, जो ओबीसी हैं, वो ये ना सोचते कि मुसलमानों को मेरा हक दिया जा रहा है। देखिए, हंगामा और न बढ़ता। अलग हो गया अतुल साहब, ये मुद्दा अलग हो गया। आपने जो बात कही थी वो बात ये कही थी 50% के ऊपर की बात, तो मैंने उसके सामने आपको एक तथ्य बताया है कि ये तथ्य ये है कि कोटा विद इन कोटा था, 50% के ऊपर नहीं गया था। दूसरा तथ्य मैंने आपको ये बताया, टाइमिंग की बात दिसंबर 2000 जी, दूसरा ये बताया कि 22 दिसंबर 2011 को उन्होंने घोषित किया था, जिस वक्त तक की कहीं पर भी कोई भी चुनाव की घोषणा नहीं भाई, उन्होंने बाकायदा जनवरी में भी ये बात कही, उन्होंने लगातार फरवरी में भी ये बातें कही, बिल्कुल कही, उन्होंने चुनाव प्रचार में भी कही ये बात, इसी के ऊपर आपत्ति की गई है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उन्होंने ये बात नहीं कही है। बात ये हो रही थी कि चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के पहले उन्होंने इस बात को कहा था। ठीक है, चुनाव प्रक्रिया के चलिए, आप जो कह रहे हैं और मेरे की मैं सहमत हूं उससे। सवाल मेरा सिर्फ इतना सा है कि अगर दाढ़ी या टोपी हो या तिलक और भगवा हो, अगर ये लोग मैदान में कूदें किसी भी दल या नेता या व्यक्ति के लिए, तो वो अपनी पहचान और अपना पाला वो क्लियर करके कूदें। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी इस चीज के साथ हूं पूरी तरह से। कि देखिए, आप जो है वो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में हर एक को हक है कि वो यहाँ के पर मतदान करे, हर एक को हक है कि वो किसी न किसी राजनीतिक दल के साथ जुड़े और वो उस राजनीतिक दल का प्रचार भी करे। कंफ्यूजन किसी को नहीं रहनी चाहिए। खुले रूप से करे, डॉक्टर चंद्रमोहन खुले रूप से करे। जी डॉक्टर चंद्रमोहन, बाबा रामदेव के इस प्रचार से और भारतीय जनता पार्टी के जिद्दी रुख से स्थिति कंफ्यूजन की हो गई। आपत्ति सिर्फ इस जगह पर है मेरी, और कुछ बात नहीं है। ये कंफ्यूजन क्यों क्रिएट किया जा रहा है जानबूझकर? देखिए अतुल जी, कोई भारतीय जनता पार्टी का जिद्दीपन नहीं है। बिल्कुल जिद्दीपन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कोई रामदेव जी को लेकर जिद नहीं कर रही है और कतई नहीं जिद कर रही है। ना जिद करने का हमारा स्वभाव है कि हम जिद करें ना। तो रामदेव का जिद पर अड़े हुए हैं कि मोदी को पीएम बनाएंगे, भाजपा भले ही हमको स्वीकार करे या ना करे। नहीं देखिए, और फिर खर्चा भी नहीं देंगे। रामदेव जी व्यवस्था परिवर्तन के काम में लगे हुए हैं। उनकी अपनी शैली है, वो अपनी शैली से उस काम में लगे हैं। और आप लोग उसमें हमारी और आप लोग क्या कर रहे हैं? आप भी तो व्यवस्था परिवर्तन और सत्ता परिवर्तन में लगे हुए हैं। उसी से डर रहे हैं कि व्यवस्था परिवर्तन में कहीं इनका परिवर्तन भी ना हो जाए। ऐसा डर तो व्यवस्था बीजेपी में भी नहीं है। डर तो हो रहा है, भ्रष्टाचारी है, वो डर तो हो रहे हैं, ले ही नहीं रहे हैं। तभी बाबा रामदेव नहीं रहे क्योंकि वो व्यवस्था का मतलब आ रहा है। आज का मुद्दा नहीं था, मैं बोलना भी नहीं चाह रहा था। डर तो हमें उससे लग रहा है सुशील शिंदे जी के बयान से, जो कह रहे हैं कि अल्पसंख्यकों को विशेष अधिकार मिलना चाहिए, उनको जेल में नहीं रहना चाहिए। डर तो हमें इस बात का लग रहा है कि देश में खाई किस प्रकार की पैदा हो रही है। बिल्कुल ठीक। मैं गोविंद पंत राजू जी ने जो चर्चा की कि धर्म और धन का, अब इससे सहमति है, इसमें कोई असहमति नहीं है कि धर्म और धन का प्रयोग नहीं होना चाहिए। लेकिन हमें डर इस बात का है कि जो खाई पैदा की जा रही है, राहुल जी खाई कौन पैदा कर रहा है, ये बात सब लोग बहुत अच्छी तरह से जान रहे हैं। आज हम उस मुद्दे पर चर्चा करने नहीं बैठे, उस मुद्दे पर चर्चा नहीं हो रही है। तो जब कौन खाई पैदा कर रहा है, मुझे तो इस देश में ऐसा कोई दल नजर नहीं आता जिसने कभी न कभी मजहबी आधार पर चीजों को तय न किया हो। कोई भी कार्य होता है तो उसको तुष्टीकरण का नाम दे दिया जाता है और अल्पसंख्यक को किसी प्रकार का लाभ ना मिलने पाए, इसका तो आप गुजरात में जाके देख सकते हैं। सबको पता है। भ्रष्टाचार देखना है, गुजरात में देखिए जो है। ठीक है, ठीक है। डॉक्टर बुखारी, मैं आपका कंक्लूडिंग रिमार्क चाहूंगा।
तो भ्रष्टाचार तो आप वहां जाकर के देखिए। इस पूरी चर्चा को ठीक है डॉक्टर बुखारी, इस पूरे 1 घंटे की चर्चा से क्या निकलकर सामने आता है? देखिए, धर्मनिरपेक्षता के नाम पर मुसलमान ने जिन सेकुलर पार्टियों को हमेशा सपोर्ट किया है, उनके बारे में ये कहना कि वो लाभ पहुंचाना चाहते हैं, उन्होंने लाभ कभी नहीं पहुंचाया, उनकी हमेशा नीयत खराब रही है। सिर्फ उन्होंने फिरका परस्ती से डराने का काम के लिए कुछ लोग पाल रखे हैं, जिनका काम 12 महीने ये है कि मुसलमानों को सांप्रदायिक ताकतों से डरा करके और सेकुलरिज्म के नाम पर वोट डलवाने का काम करते हैं। जहां तक इसका सवाल है कि रामदेव बाबा और भारतीय जनता पार्टी, मेरे इल्म में ये बात नहीं है कि रामदेव जी ने कभी ये कहा हो कि मैं भारतीय जनता पार्टी में आना चाहता हूं, या भारतीय जनता पार्टी ने कभी ये कहा हो कि रामदेव जी आप भारतीय जनता पार्टी के अंदर शामिल हो जाइए। ये एक अपना विचार है उनका, एक अपनी जिम्मेदारी, एक अपना कर्तव्य समझते हैं कि इस देश के लिए अच्छा रास्ता अख्तियार करना, यह हर आदमी की अपनी सोच होती है। ठीक है, हमें उनकी सोच पर एतराज नहीं है। बहरहाल जो चुनाव कमीशन का अपना मुद्दा है वो अलग चीज है। जहां तक जो है लाभ की बात है, ये कतई गलत है। ये हमेशा हमें धोखा दिया जाता है, हमारे साथ कभी भलाई का काम इस पार्टी ने कभी नहीं किया। और ये क्योंकि हमने, हमारा एहसान कांग्रेस के ऊपर यह है कि 55 साल हमने मुस्तैद होकर के कांग्रेस को सूबों के अंदर और केंद्र के अंदर वोट दिया है, और आज भी हम उनको वोट देने का काम करते हैं। लेकिन वोट दे करके शुरू से लेकर आज तक कांग्रेस ने हमारे साथ धोखा किया है। और जितने फसादात कांग्रेस के जमाने में हुए हैं, जितने मुसलमानों का नुकसान कांग्रेस के जमाने में हुआ है, किसी और पार्टी के जमाने में इतना नहीं हुआ। और उसका हिसाब लगा करके बताया कांग्रेस के और दूसरी पार्टियों का। आप ये देखिए, यही तो सारी खराबी की जड़ है। ठीक है मौलाना, जहां तक देखिए, ठीक है, जहां तक सवाल इसका है जी मौलाना, मैं माफी चाहता हूँ, जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए प्लीज। इसमें जो है हम मुल्क के अंदर मुसलमान, हिंदू और तमाम मज़ाहिब के लोगों को ये आरक्षण का मामला जो है, जिसको जो है पिछले विधानसभा चुनाव में मुद्दा बनाया गया था और कानूनी तौर पर इसको नहीं माना गया, ये सिर्फ अनजान अनाड़ी मुसलमानों को बहकाने वाला मुद्दा था। ठीक है, इस पे बहका करके ठीक है वोट ले लिया गया। चलिए, हम कहते हैं भले ही सामाजिक स्तर पर सड़कों पर जो राजनीतिक दल हैं वो वैमनस्य से फैलाएं, अपना उल्लू सीधा करें, भले लोगों को उल्लू बनाएं, लेकिन हमारे इस स्टूडियो में जिस तरह से डॉक्टर बुखारी ने रामदेव जी की विचारधारा का समर्थन किया, वो कम से कम एक सौहार्द बनाए रखने के लिए संदेश जरूर देता है। गोविंद राजू, आखिरी टिप्पणी। वो कम से कम एक सौहार्द कम करो। हाँ ठीक है, हाँ जी, हेलो कम करो। जी, हेलो 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 आ गया। ठीक है गोविंद जी, फाइनल कमेंट। अभी कनेक्ट नहीं हो रहा है, आवाज नहीं पहुंच पा रही है। आप सभी का शुक्रिया करने का वक्त हो गया है। उम्मीद करते हैं कि धर्म का इस्तेमाल हो अच्छे काम के लिए, किसी भी मजहब का इस्तेमाल हो अच्छे काम के लिए। जो लोग आए, चुनाव प्रचार करें, दल और व्यक्ति के साथ खड़े हों, उनकी पहचान उजागर हो, पहचान साफ हो, कंफ्यूजन की स्थिति ना हो। यह मतदाताओं के हित में है और इस देश के भी हित में। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। समाचार पथ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। खोल दो इन खिड़कियों को, इन दरवाजों को, हाथों को फिर से हाथों में डालो। किसी को गुदगुदाओ, किसी को गोद उठाओ, दोस्ती करो, मोहब्बत करो। पास पास आओ, पास पास आओ, पास पास आओ। गले मिलो, आंख मिलाओ, किसी को अपना बनाओ। ताया ताई, मौसा मौसी, सबसे प्यार करो। पास पास आओ, रहो हमेशा पास पास। सेल्फ डिफेंस का जुनून सवार है, स्ट्रेंथ के लिए यही देती हूँ। इस इंटेलिजेंट सुपरमैन को खीर बहुत पसंद है। हस्बैंड को ऑफिस में भी बिरयानी चाहिए। यहाँ मेगा मॉल बनेगा, तो बिगेस्ट इंडिया एवर सीन।
यहाँ स्टेडियम बनना चाहिए। चैरिटी के बारे में सोच रहे हैं। कभी तो ऐसा ख्वाब देखिए जिसमें हजारों ख्वाब शामिल हो। GR एंटरप्राइजेस के इंटरनेशनल स्टेडियम ने इस शहर के लोगों में गर्व की भावना और स्पोर्ट्स कल्चर को अद्भुत बढ़ावा दिया है। GR Enterprises shares have reached an all-time high. जब दूसरों के ख्वाब